डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा, इस समय हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के लोकतंत्र भाग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग राजनीति विज्ञान प्रारंभ कर चुके हैं। हमारा पहला अध्याय शुरू हो चुका है, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, जो कि ये बहुत खूबसूरत शब्द है और लोकतंत्र की आत्मा है, याद कर लीजिएगा। अर्थात किसी देश में लोकतंत्र तभी हो सकता है जब वहाँ पर सत्ता की साझेदारी विद्यमान हो। अगर कहीं पर सत्ता की साझेदारी नहीं है तो वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, आप ये कह सकते हैं। ऐसा आपने कल के भाग में सीखा था। कल के भाग में हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का भी अध्ययन किया था जो आपके बीच बीच में मिल सकते हैं। इसीलिए अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा होगा तो जाइए और दौड़ कर देख लीजिए और उसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए। जैसे आप ज़रा मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए कि दबाव समूह क्या है। दबाव समूह क्या है, याद रखिएगा, जल्दी बताइए तुरंत। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था सत्ता की साझेदारी की परिभाषा और इसकी आवश्यकता अर्थात इसका महत्व। आज हम लोग पढ़ेंगे दो प्रमुख देशों में सत्ता की साझेदारी के बारे में। एक आपको यहाँ पे जो छोटू सा हरे कलर का दिख रहा है, जिसका नाम है बेल्जियम। ये यूरोप का एक देश है। हम इसके बारे में अभी कुछ और बातें जानेंगे। और यहाँ पर देखिए, आपको भारत के नीचे एक छोटू सा देश दिख रहा है जिसे आप बोलते हैं श्रीलंका। तो हमें यहाँ पे इस अध्याय में दो देशों के बारे में अध्ययन करना है और इन्हीं के बारे में आपसे सवाल पेपर में दागे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है और सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप क्या हैं। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप क्या हैं, और हम लोग फिर पढ़ेंगे बेल्जियम और श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी के उदाहरण जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। और बेल्जियम के बारे में कुछ और ख़ास बातें जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ, जिसमें आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, आज की हमारी पहली हेडिंग, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, अर्थात सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता। इसके लिए तो कल मैंने आपको बता ही दिया था कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है, आपने उसको लिख लिया होगा। परंतु आज हम यहाँ पे इसको थोड़ा एक अन्य तरीके से समझने वाले हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि सत्ता की साझेदारी के पक्ष में दो तर्क दिए जाते हैं। कितने तर्क? दो तर्क। पहला तर्क युक्तिपरक होता है। पहला तर्क जो होता है उसे हम युक्तिपरक तर्क कहते हैं, जिसे समझदारी भरा तर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझदारी भरा तर्क। उसके बाद दूसरा जो तर्क होता है वो होता है नैतिक तर्क। तो आप ऐसे सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखेंगे कि सत्ता की साझेदारी के लिए दो प्रमुख तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। सत्ता की साझेदारी के लिए दो प्रमुख तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें पहला तर्क है युक्तिपरक, जिसे हम लोग समझदारी परक बोलते हैं, और दूसरा है नैतिकपूर्ण अर्थात नैतिक तर्क। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या होता है, इस तर्क में क्या बताया जाता है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। कहा क्या कि जो समझदारी की तर्क जो है, समझदारी का तर्क इसलिए लिए है कि देखिए, अगर मान लीजिए आपके देश में दो समूह हैं, तो आपने किसी एक समूह को सत्ता दे दी है, तो वो जाहिर सी बात है दूसरे समूह को ऊपर नहीं उठने देगा और उसे दबाना चाहेगा। और जब दूसरा समूह दबेगा तो वो करेगा हिंसा, आंदोलन आदि, जिससे दोनों समूहों में संघर्ष होगा। परंतु अगर हम सत्ता की साझेदारी कर दें तो इस संघर्ष की संभावना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस संघर्ष की संभावना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो आप लिखेंगे, इसके अंदर लिखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। चूंकि पहले वाली हेडिंग के अंदर लिखिएगा, पहला जो युक्तिपरक आप हेडिंग लिखेंगे उसके अंदर, चूंकि सामाजिक संघर्ष से हिंसा और राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। सामाजिक संघर्ष से हिंसा और अस्थिरता उत्पन्न होती है, याद रखिएगा। और यदि
किसी देश में बहुसंख्यक समुदाय को सत्ता दे दी जाए, बहुसंख्यक समुदाय को सत्ता दे दी जाए तो वह अपने लाभ के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को दबाने का प्रयास करेगा, अल्पसंख्यक समुदाय को दबाने का प्रयास करेगा, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय, याद रखिएगा, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय विद्रोह कर देगा, जो देश की अखंडता के लिए खतरा होगा, जो देश की अखंडता के लिए खतरा होगा। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो बहुसंख्यक समुदाय था, जब उसने अपने लाभ के लिए काम करना शुरू किया तो उसने सोचा कि हम अल्पसंख्यकों को दबा देंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। अल्पसंख्यक उग्र हो गए, जिसकी हानि, जिसकी समस्या बहुसंख्यकों को भी झेलनी पड़ सकती है, याद रखिएगा। इसीलिए सत्ता की साझेदारी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो इतना आपने लिख लिया। उसके बाद लिखेंगे अतः युक्तिपरक तर्क अर्थात समझदारी भरा तर्क, अतः युक्तिपरक तर्क अर्थात समझदारी भरा तर्क यह कहता है कि सत्ता का विभाजन ठीक है, यह कहता है कि सत्ता का विभाजन ठीक है, क्योंकि इससे सामाजिक समूहों के बीच, क्योंकि इससे सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना कम हो जाती है, टकराव की संभावना कम हो जाती है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। और वहाँ पर राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हो जाती है, राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हो जाती है। तो ये हो गया आपका पहला युक्तिपरक तर्क। आशा करता हूँ आपने इसको अपनी कॉपी में लिखा होगा और इसे जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे पेपर में, याद कर लीजिएगा। चलिए तो अब आगे देखा जाए, दूसरा वाला देख लीजिए, जिसे हम लोग कहेंगे नैतिक तर्क। क्या कहेंगे? नैतिक तर्क। तो क्या हुआ, लिखेंगे आप लोग, इस तर्क के अनुसार हो गया, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र वहीं जीवित रह सकता है जहां सत्ता की साझेदारी है, लोकतंत्र वहीं जीवित रह सकता है जहां सत्ता की साझेदारी है। ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात को, लोकतंत्र तभी तक है जब तक सत्ता की साझेदारी है। लिख लिया आपने इसको? तो आगे लिखिएगा, अतः सत्ता का विभाजन, ध्यान दीजिएगा, सत्ता का विभाजन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए उचित है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए उचित है। हो जाएगा, याद रखिएगा। अतः नीचे लिखिएगा, अतः वैध सरकार वही है, अतः वैध सरकार वही है जिसमें सभी समूह शासन व्यवस्था में अपनी भागीदारी प्रदर्शित करते हैं, सभी समूह शासन व्यवस्था में अपनी भागीदारी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो जो सत्ता की साझेदारी के आवश्यक तर्क हैं, एक को युक्तिपरक कहा गया। युक्तिपरक मतलब वो समझदारी भरा तर्क है, कि समझदारी क्या है, दो लोगों में अगर झगड़ा होने से रोकना है तो समझदारी क्या है, दोनों को कुछ न कुछ दे दिया जाए जिससे दोनों के बीच झगड़ा नहीं होगा। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, दोनों के बीच झगड़ा नहीं होगा। हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे आप लोग इस बात को। मतलब जो युक्तिपरक तर्क है वो कहता है कि समझदारी करने से हमें लाभ क्या हो रहा है, इसलिए हमें समझदारी करनी चाहिए और साझेदारी कर देनी चाहिए। लेकिन जो नैतिक तर्क है वो कहता है कि आपका नैतिक मूल्य क्या कहता है, सत्ता के बंटवारे का अर्थ क्या है, आप इसको समझिए। इस प्रकार से आप सत्ता का बंटवारा करिए कि लोगों को लाभ हो और लोग उसके माध्यम से रहने का प्रयास करें, हिंसा और किसी चीज़ का उसमें कोई स्थान ना हो। याद रखिएगा आप लोग इस बात को। ठीक है, तो ये देखिए आपका हो गया क्या, कि लोकतंत्र में
सत्ता का साझेदारी अर्थात विभाजन क्यों जरूरी है? लोकतंत्र में सत्ता का विभाजन क्यों जरूरी है? तो यहाँ पे देखिए एक सवाल बोला है, ये आपके लिए अभी नहीं है, आप इसको जान नहीं पाएंगे, बस फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। एनीते बेल्जियम के उत्तरी इलाके में डच माध्यम के स्कूल में पढ़ रही है, उसके साथ ही चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रेंच में हो। सेल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में है, उसके स्कूल के दोस्त तमिल भाषी हैं और इनके माता पिता पढ़ाई का माध्यम तमिल ही रखना चाहते हैं। ठीक, तो ज़रा आप इस सवाल को सोचिए और अभी हम लोग इसका आंसर देंगे। जब हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका पढ़ लेंगे तब। क्या सवाल पूछा है आपसे, देखिए ज़रा तो, कौन सी सरकार एनीते और सेल्वी के माता पिता की इच्छा को पूरा कर सकती है और किसे सफलता मिलने की अधिक संभावना है और क्यों? मतलब कौन अपनी इच्छा को पूरा कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। तो इसको हम लोग चैप्टर के बाद इस आंसर को समझेंगे कि क्या अर्थ निकला है। अब हमारा अगला हेडिंग आता है सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप, ठीक है। तो देखिए सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप क्या क्या है, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले आपका आता है सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप में पहला नंबर आपका आता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में वितरण। सत्ता की साझेदारी अर्थात सत्ता का विभाजन किस रूप में? सत्ता का विभाजन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में। तो ये आपका क्या है जी, ये क्या है, जरा इसकी बात करें क्या हम लोग। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है, तो मैं एक बार जरा इसकी बात कर लेता हूँ। आप विधायिका जान लीजिए, कार्यपालिका जान लीजिए और न्यायपालिका जान लीजिए। इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जरूर गांठ बांध लीजिएगा इस बात को, ये आपको जरूर देखने को मिलेगी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो आ जाइए आप लोग इस स्लाइड पर, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा है एक विधायिका क्या है, एक कार्यपालिका क्या है, ठीक है। यहाँ पे पहले इस शब्द को समझ लीजिए, एक लाइन में समझ लीजिए, फिर हम लोग इनको विस्तार पूर्वक देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो हमारे पास अगर कोई कानून लागू होता है, जैसे हमारे देश में कोई कानून लागू हो रहा है, ठीक है, तो उस कानून को बनाता कौन है? ध्यान दीजिएगा, कानून को बनाता कौन है? तो सबसे पहले जो हमारा कानून होता है, कानून बनाने का जो कार्य होता है वो विधायिका का होता है। कानून बनाने का कार्य विधायिका का होता है, उसको कानून के रूप में लागू करने का कार्य कार्यपालिका का होता है और उसका पालन नहीं करने पर उसके दंडित करने का कार्य न्यायपालिका का होता है। मतलब ये तीन की तीनों जरूरी, आप इस बात को जरूर अपने दिमाग में भर लीजिएगा, ठीक है। तीन के तीनों आपके लिए जरूरी हैं। क्या करेगा? कोई भी कानून है उसको बनाने का काम कौन करेगा? विधायिका। उसको लागू करने का काम कौन करेगा? कार्यपालिका। और अगर आप उसका पालन नहीं करते तो दंडित करने का कार्य कौन करेगा? न्यायपालिका। इसका मतलब तीनों को कुछ ना कुछ काम बांट दिया गया, आप बनाएंगे, आप लागू करेंगे, आप उसका पालन करवाएंगे, ठीक है। तो ये तीन के तीनों बांट दिए गए हैं, हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो गया सत्ता की साझेदारी का विभाजन। अगर इसी को सारे कार्य दे दिए गए होते, ये वाले को, कार्यपालिका को सारे कार्य दे दिए गए होते, तो क्या न्यायपालिका और विधायिका की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। इससे क्या हुआ कि एक लोग दूसरे लोग पर नियंत्रण आसानी से रख सकते हैं। कैसे? देखिए, अभी हम लोग एक बात और देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, कहाँ गया आपका, यहाँ देखिएगा आप लोग, यहाँ से आ जाइए जरा विस्तार पूर्वक हम लोग इनको देखते हैं एक बार, फिर हम अपनी बातों को समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारे संविधान में राज्य की शक्तियों को, हमारे संविधान में अर्थात जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है, ये भारत इसका एक बढ़िया उदाहरण है। भारत और अमेरिका, याद रखिएगा, भारत और अमेरिका इसका बढ़िया उदाहरण है। तो सबसे पहले देखिए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो क्या हुआ? विधायिका का काम विधि को निर्माण करना है, कार्यपालिका का काम विधियों का कार्यान्वयन करना है और न्यायपालिका का काम प्रशासन की देखरेख करना है, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसी एक बात और है, ये लोग एक दूसरे पर निर्भर भी हैं, अर्थात कोई इसमें से स्वतंत्र नहीं है, कोई इसमें से स्वतंत्र नहीं है। कैसे? जरा देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक बात मैं बताता हूँ कि जो आपकी न्यायपालिका है, न्यायपालिका, इसके सदस्यों का जो चयन है ना, चयन वो करती है हमारी कार्यपालिका। कौन करती है?
कार्यपालिका। परंतु ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका का चयन कार्यपालिका ने कर दिया तो कार्यपालिका सर्वे सर्वा हो गए, नहीं। चयन करने के बाद ये न्यायपालिका स्वतंत्र रहती है। क्या रहती है? स्वतंत्र रहती है। और अगर कार्यपालिका कोई गलत काम करती है तो उस पर अंकुश लगाने का काम भी न्यायपालिका करती है। इसका मतलब देखिए, ये एक दूसरे से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, ध्यान दीजिएगा। ये एक दूसरे से जुड़े हैं कि नहीं, याद रखेंगे आप लोग। चलिए, तो जरा आप पहले अपनी कॉपी खोलिए और उसमें 3 पॉइंट धड़ाधड़ लिख लीजिए। धड़ाधड़ लिखिए, बोले। भारत में, भारतीय संविधान में सत्ता का वितरण। पहला लिख लीजिएगा कार्यपालिका, ऐसे ऊपर नीचे लाइन में लिखिएगा, ऊपर नीचे लाइन में। तो चलिए आप देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे। पहले नंबर पर आप लिख लीजिए विधायिका। दूसरा नंबर लिखिएगा कार्यपालिका। तीसरा नंबर आप लिखिएगा न्यायपालिका। हो गया ना। तो अब आप विधायिका में लिख लेंगे। विधायिका में जो विधायिका है उसका काम क्या है? तो विधायिका का काम जो है वो कानून का निर्माण करना, अर्थात विधेयक का निर्माण करना। कानून का निर्माण करना, ध्यान दीजिएगा। कानून का निर्माण करने का काम विधायिका का है। ठीक है, कानून की जगह आप विधेयक भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? विधेयक, हो जाएगा। फिर देखिए, जो आपकी कार्यपालिका है ये उस कानून को लागू कराती है। कानून को लागू कराना। बाकी जो आपकी न्यायपालिका है, ये कानून का पालन कराती है। या कानून का पालन न करने पर दंडित करने का अधिकार भी रखती है। याद रखिएगा, कानून का पालन कराती है और कानून का पालन न करने पर दंडित करने का अधिकार भी रखती है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। तो आपको इन तीनों को जरूर लिख लेना है। आपसे बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से विधायिका का कार्य क्या है। तो विधायिका का कार्य है आपका क्या? विधायिका का कार्य है विधेयक का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम क्या है कि उसको कानून बनाकर लागू करवाना। और न्यायपालिका का कार्य क्या है? उस कानून का पालन कराना और न करने पर दंडित करना। ठीक है, तो ये हो गए आपके तीनों के कार्य। फिर आप देख लीजिए कि आपका विधायिका और कार्यपालिका में अंतर क्या है। बहुत सारे लोग विधायिका और कार्यपालिका में कंफ्यूज रहते हैं। तो जो विधायिका है, आप जरा इसको समझिएगा, विधायिका बनती कैसे है। देखिए, विधायिका, अगर हम केंद्र की बात करें, पहले केंद्र की बात कर लेते हैं, फिर राज्य की बात करते हैं। यहीं से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें निकलती आएंगी। तो पहले आप केंद्र की विधायिका ऐसे स्ट्रक्चर बनाइए और 3 कॉलम लिख लीजिए। जो हमारे केंद्र की विधायिका है वो 3 लोग से मिलकर बनती है। पहला है आपका राष्ट्रपति। केंद्र की विधायिका को संसद भी कहा जाता है, याद रखिएगा, संसद। केंद्र की विधायिका को क्या क्या कहते हैं हम लोग? संसद भी कहते हैं। तो केंद्र की विधायिका अर्थात संसद 3 लोग से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, 3 लोग हैं आपके। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये आपकी केंद्र की विधायिका के अंग हैं। ये क्या करते हैं? ये किसी कानून को बनाने का काम करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि कोई भी विधेयक जब आता है तो पहले लोकसभा में लाया जाता है या राज्यसभा में, कहीं से लाया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए पहले लोकसभा में लाया गया तो पहले उसको लोकसभा में पास कराया जाता है। लोकसभा जब पास करती है तो वो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा के पास करने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है और जब ये राष्ट्रपति उस पर साइन करता है तब ये बनता है कानून।
क्या बनता है? कानून। और फिर उस कानून को लागू कराती है कार्यपालिका। कार्यपालिका याद रखिएगा, कौन लागू कराती है? कार्यपालिका। तो अब हम आ जाते हैं कार्यपालिका के अंग में कौन कौन आते हैं। देखिए, तो कार्यपालिका के अंग में कौन कौन आता है तो देख लीजिए। कार्यपालिका, कार्यपालिका, तो कार्यपालिका के भी 3 हिस्से होते हैं। पहला आपका होता है राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, ये कार्यपालिका का अध्यक्ष है, ठीक है। मतलब कार्यपालिका का जो प्रमुख है, मेन है, वो कौन है? राष्ट्रपति है। बिना राष्ट्रपति के कोई काम नहीं हो सकता है। फिर इसका हिस्सा होता है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और तीसरा है राष्ट्रपति की सलाह के लिए बनाई गई मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति की सलाह के लिए बनाई गई मंत्रिपरिषद। इस मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है हमारे देश का पीएम, अर्थात प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री। तो पूरी कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। और उसमें जो मंत्रिपरिषद रहती है उसका अध्यक्ष कौन है? पीएम, ठीक है। ये लोग मसौदा तैयार करते हैं और राष्ट्रपति साइन करता है, तब जाके वो कानून लागू होता है, ठीक। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो इन दोनों को जरूर कॉलम अपनी कॉपी में आप बना लीजिए, और इम्पॉर्टेंट है, इनको जरूर बना लीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन होता है? राष्ट्रपति। उसके बाद विधायिका में कौन होता है? तो विधायिका में आपको लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। और जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ध्यान दे लीजिए थोड़ा पीछे, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सदस्यों में से चुना जाता है। किसमें से? सदस्यों में से, लोकसभा सदस्यों में से, लोकसभा सदस्यों में से लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। याद रखिएगा, लोकसभा सदस्यों में से लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा अपने सदस्यों में से ही चुनती है, लोकसभा अपने सदस्यों में से ही चुनती है। तो अगर आपसे पूछा गया भैया बताओ राज्यसभा का कौन है, राज्यसभा का कौन है, तो मैंने कहा बहुत खूबसूरत बात है इसमें, राज्यसभा का कौन होता है जी? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। इसको भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। अब बात ये मैं को बोल रहा हूँ कि लोकसभा में अध्यक्ष बोला जाता है, राज्यसभा में अध्यक्ष नहीं बोला जाता है। एक बात मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, ये कंफ्यूज मत होइएगा कि अध्यक्ष कौन होता है, सभापति कौन होता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसी को सभापति बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? सभापति। हमारे एक मैथ के गुरुदेव थे सभापति मिश्रा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो राज्यसभा का जो उपराष्ट्रपति होता है वो वहाँ का सभापति होता है, वही उसके अध्यक्ष की तरह होता है। किसकी तरह होता है? अध्यक्ष की तरह, याद रख लीजिएगा। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, वैसे राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होता है, ठीक है। ध्यान देंगे आप लोग। तो इन बातों को आपने लिख लिया होगा अभी तक। तो आशा करता हूँ कि आपको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका समझ में आ गई होगी और उसमें अंतर समझ में आ गया होगा। न्यायपालिका अर्थात हमारे देश की जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, बाकी जिला कोर्ट है, तो उसमें जो जज काम करते हैं ये लोग न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो है नियुक्ति कौन करता है? तो हमारी कार्यपालिका करती है। कौन करती है? कार्यपालिका करती है। आप इस बात को भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा की जाती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ये आपने समझ लिया विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी का जो आपका पहला रूप है, सत्ता की साझेदारी का आपका पहला रूप है, क्या हो गया? सत्ता की साझेदारी का पहला रूप न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में वितरण हो गया। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में वितरण हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभिन्न अंग हैं, शासन के विभिन्न अंग हैं, जिसमें शासन विभाजित और सुव्यवस्थित होता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे। तो आप इस बात को छोड़िए, अभी हम लोग क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण अलग से हेडिंग में पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों में अंतर भी तो हमें देखना है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो आगे देखिए, कह रहा है कि इसमें जो सरकार के विभिन्न अंग हैं, सरकार के विभिन्न अंग अर्थात विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक ही स्तर पर रहते हैं और अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं।
तो इसमें आप लिखेंगे कैसे? आपसे अगर पूछा जाए कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप क्या हैं और इनमें से किसी दो का वर्णन कीजिए या तीन का वर्णन कीजिए, तो आप लिखेंगे सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप निम्न प्रकार हैं। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप निम्न प्रकार हैं। तो पहला लिख लीजिएगा, पहला आप इस है से हेडिंग लिखिएगा। पहला क्षैतिज वितरण, क्षैतिज वितरण। उसके बाद कोष्ठक में हेडिंग में लिख लीजिएगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसको आपने लिख लिया। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे आप? लिखिए, इस स्तर पर सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, तथा प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है, जिससे इनके मध्य सत्ता का संतुलन बना रहता है। नीचे लिखिएगा जैसे हमारे भारत देश में कार्यपालिका संसद के अधीन होकर, मैं जो बोल रहा हूं आप उसी को लिखिएगा, इसलिए मैं धीरे बोल रहा हूं, जल्दी जल्दी लिखते जाइए। कार्यपालिका संसद के अधीन रहकर सत्ता का उपयोग करती है, मतलब संसद के अधीन रहती है। ध्यान दीजिएगा, अपने मन से कुछ नहीं कर सकती है। जब तक इसे संसद का समर्थन प्राप्त है ना, तब तक ही आपकी कार्यपालिका है। जिस दिन संसद का समर्थन इसने खो दिया, उस दिन कार्यपालिका खत्म हो जाती है, बर्खास्त हो जाती है। याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए, उसके बाद लिखिएगा, इसी प्रकार न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा की जाती है, परंतु हो गया, परंतु न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। यह आपका हो गया पहली हेडिंग समाप्त। हो गया। चलिए, उसके बाद दूसरा आप लिख लीजिएगा। दूसरा लिखेंगे ऊर्ध्वाधर विभाजन। दूसरी हेडिंग लिखेंगे आप ऊर्ध्वाधर विभाजन। हो गया, ऊर्ध्वाधर विभाजन हो गया। तो लिखेंगे आप लोग इसमें भिन्न भिन्न स्तर पर सत्ता का विभाजन। कोष्ठक में लिखिएगा भिन्न भिन्न स्तर पर सत्ता का विभाजन हो गया। चलिए, तो इसके अंदर लिखिएगा इस स्तर पर एक मिनट ये लिखिएगा, इस प्रकार के विभाजन में सत्ता ऊपर से नीचे कई स्तरों पर विभाजित होती है। सत्ता ऊपर से नीचे कई स्तरों पर विभाजित होती है, जिसमें ऊपर के स्तर की शक्ति ज़्यादा होती है। याद रखिएगा, जैसे जैसे स्तर नीचे होता जाएगा
उसकी शक्ति कम होती जाती है, परंतु उसे, देखिएगा जैसे जैसे स्तर नीचे होता जाएगा उसकी शक्ति कम होती जाती है, परंतु उसे कुछ शक्तियाँ दी जाती हैं, परंतु उसे कुछ शक्तियाँ दी जाती हैं। हो गया, इतना लिख लिया आपने। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो अभी मेरी बात को बस सुनते जाइए, फिर बाद में वीडियो को धीरे करके एक बार आप लिख सकते हैं, वीडियो को आप धीरे करके लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, नीचे लिखिए जैसे 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 भारत में सत्ता का विभाजन 3 स्तरों पर किया गया है। भारत में सत्ता का विभाजन 3 स्तरों पर किया गया है। सत्ता का विभाजन 3 स्तरों पर किया गया है। पहला 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 केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार ये होती है संपूर्ण देश के लिए एक, संपूर्ण देश के लिए। इसके नीचे का जो दूसरा स्तर आता है वो आता है राज्य सरकार। उसी में लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में ही, जैसे भारत में सत्ता का विभाजन 3 स्तरों पर किया गया है, केंद्रीय सरकार, फिर राज्य सरकार, ये राज्य के लिए है, किसके लिए है, राज्य के लिए। उसके बाद इसके नीचे तीसरा लिख दीजिएगा स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, ध्यान दीजिएगा आप लोग, स्थानीय स्वशासन, आप इस बात को लिख लीजिएगा। तो स्थानीय स्वशासन कहाँ पे काम करती है, ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय निकायों में, ग्रामीण और नगर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो भारत में सत्ता का विभाजन इस तरह से है। सबसे पावरफुल इसमें आपकी केंद्रीय सरकार है, सबसे पावरफुल आपकी इसमें केंद्रीय सरकार है। कहेंगे कैसे, तो मैं ये बता दूं आपको कि जब राज्य सरकार अपना उत्तरदायित्व पूरा करने में विफल होती है तो केंद्र की जो सरकार होती है वो राष्ट्रपति के माध्यम से यहाँ की सरकार को बर्खास्त करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देती है। क्या लागू कर देती है, राष्ट्रपति शासन लागू कर देती है। इसका मतलब इस राज्य सरकार पर किसका नियंत्रण है, केंद्रीय सरकार का। केंद्रीय सरकार इसमें ज़्यादा पावरफुल है, परंतु राज्य सरकार अपने कुछ कामों के लिए छूट प्राप्त करती है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए पिछला जो हमने पढ़ा था क्षैतिज वितरण, क्षैतिज वितरण में कोई भी किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। एक लोग दूसरे पर अंकुश लगाकर रखते हैं, ठीक, लेकिन इसमें क्या है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार पर अंकुश नहीं लगा सकती है, ध्यान दीजिएगा। केवल केंद्र ही राज्य पर अंकुश लगा सकता है, इसीलिए इसे ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है कि अगर आप ऊपर हैं तो ज़्यादा पावर है, नीचे थोड़ा कम पावर है, और नीचे तो और कम पावर है, ध्यान दीजिएगा। स्थानीय स्वशासन में आप जनवरी करते हैं, ग्राम पंचायत होता है, जिला परिषद होता है और नगर पंचायत होता है, क्षेत्र पंचायत होता है, जो हमारे यहाँ चुनाव होता है हर 5 साल में प्रधान जी लोग का, इसी के अंतर्गत आता है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या इन्हें एकदम छूट प्राप्त है क्या कि अपना अलग से देश बना लें, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान में रखिएगा। इन्हें कुछ छूट दी गई है लेकिन बाकी छूट नहीं दी गई है, तो ये आपने लिख लिया होगा। तो सत्ता की साझेदारी के 2 रूप हो गए आपके, कितने रूप, 2 रूप। और मैंने यहीं से आपको अब समझा दिया कि क्षैतिज वितरण क्या है और ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है, या आप हेडिंग के रूप में याद कर लीजिएगा इसको कि क्षैतिज वितरण क्या है और ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है। हम लोग अभी इसके बाद पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जानते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण में अंतर। ठीक है, चलिए उसके बाद आप एक आ जाइए, उसके बाद एक आ जाइए सामुदायिक सरकार, लिख लीजिए तीसरा नंबर, सामुदायिक सरकार, तीसरी हेडिंग, सामुदायिक सरकार। विभिन्न रूप हैं, मैं आपको 4 लिखवा देता हूं, उसमें से 3 आपको पेपर में लिखने को आ सकते हैं। सामुदायिक सरकार ये लिख लीजिएगा, तो लिखिए इसमें बोले जब सत्ता का विभाजन, जब सत्ता का विभाजन विभिन्न सामाजिक समूहों, विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे धार्मिक या भाषाई, जैसे धार्मिक या भाषाई समूहों
के बीच किया जाता है, के बीच किया जाता है, तो इसे सामुदायिक सरकार कहते हैं, तो इसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। हो जाएगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार के विभाजन में सत्ता अल्पसंख्यक समुदायों को भी उचित तरीके से दी जाती है, दी जाती है। हो गया ना। चलिए नीचे लिखिएगा, इस प्रकार के सत्ता विभाजन का महत्वपूर्ण उदाहरण, इस प्रकार के सत्ता विभाजन का सबसे उपयुक्त उदाहरण, इस प्रकार की सत्ता विभाजन का सबसे उपयुक्त उदाहरण बेल्जियम है, सबसे उपयुक्त उदाहरण बेल्जियम है, बेल्जियम है। हो गया ना, ये बात को आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए तो आगे लिखिएगा, यहाँ पर डच व फ्रेंच तथा जर्मन भाषा के, डच व फ्रेंच तथा जर्मन भाषा के, हो गया, समूहों में सत्ता का विभाजन किया गया है, समूहों में सत्ता का विभाजन किया गया है। हो जाएगा। चलिए तो ये आपका हो गया सामुदायिक सरकार। अब आपका जो 4 नंबर है इसको देख लीजिए। 4 नंबर हेडिंग लिख लीजिएगा, गठबंधन सरकार। क्या होगा? गठबंधन सरकार, गठबंधन सरकार। तो लिखिएगा, बोले इस प्रकार के सत्ता विभाजन में, हो गया, राजनीतिक दल लिखते जाइएगा, राजनीतिक दल और दबाव समूह तथा आंदोलनों के द्वारा शासन को प्रभावित किया जाता है, शासन को प्रभावित और नियंत्रित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक दलों और दबाव समूहों तथा आंदोलनों के द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित किया जाता है। हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार के सत्ता विभाजन में एक निश्चित समय के बाद चुनाव में लोगों को दावेदारों का चुनाव करने का विकल्प होता है, दावेदारों का चुनाव करने का विकल्प होता है। हो गया। तो इस प्रकार से आपके हो गए सत्ता के विभाजन के विभिन्न रूप। 4 रूप मैंने आपको बता दिया, कम से कम इसमें से 3 याद रखिए। ऊपर वाला 3 याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तो आपको कंफर्म याद रखना है। वो अलग से भी प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है, क्षैतिज वितरण क्या है। मैंने आपको बता दिया, विस्तार पूर्वक अच्छे से समझा दिया है। आपको यहाँ पे एक दबाव समूह दिखा होगा, दबाव समूह, जिसका मैंने कल आपको विस्तार पूर्वक ऑपरेशन किया हुआ था। ठीक है, ध्यान दे लीजिएगा। तो इसको आप कल की क्लास में देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पुनः इसे नहीं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब ये आपका हो गया सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूप, और आपने देख लिया सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता। अब आपके इस चैप्टर में 2 प्रमुख उदाहरण बच रहे हैं, 2 प्रमुख उदाहरण बच रहे हैं, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका।
तो अगर मैं उन दोनों को अच्छे से समझाऊंगा तो कम से कम अभी लगेंगे आधे घंटे। इसलिए हम लोग आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज की क्लास में हमने दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया। दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया। पहला कि सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है। सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है, इसके लिए हमने दो तर्क दिए। एक समझदारी वाला तर्क, एक समझदारी वाला तर्क, और दूसरा हमने कौन सा तर्क दिया जी? दूसरा हमने तर्क दिया नैतिकता वाला तर्क। कौन सा तर्क दिया? नैतिकता वाला तर्क। तो ये दोनों तर्क आप याद रखेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप क्या हैं। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप क्या हैं, आपने उनको भी समझा और अच्छे तरीके से समझा और उनको अपनी कॉपी में लिखा भी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये विस्तार पूर्वक समझ में आ गया होगा। कल हमारा इम्पॉर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि कल की क्लास में हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका को उदाहरण के रूप में देखेंगे। यहाँ से हमारे लिए बहुविकल्पी में कम से कम 2 सवाल दागे जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। इस पार्ट से आपको 1 सवाल मिलना तय है पेपर में, इसीलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। तो समझला कि ना? अगर नहीं समझला ना लोगन, तो कूट कूट के बराबर कह दे तो कर सके। ध्यान दे रहे। अरे बयान ला बहुत मार मारी ले हम, मिल गया ना तो बहुत मार मार तो कर सके। नहीं पढ़ ला घरे बैठ के, ठंडी बात है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं कल की क्लास में। जाइए पढ़िए।